गाइस, आपको यह जानकर हैरानी होगी कि आजकल YouTube पर एक नया वायरस तेजी से फैल रहा है, द एजुकेशन ट्रैप वीडियोस। I hate education. धीरूभाई अंबानी, विराट कोहली, आमिर खान, नरेंद्र मोदी, ये सब हमारे इस करंट एजुकेशन सिस्टम के ट्रैप में नहीं फंसे। एजुकेशन सिस्टम आपको गरीब बनाता है, आपको बुद्धू बनाता है। एक तरफ एक शाम नाम का लड़का जब अपना YouTube ओपन करता है तो उसे इस तरह के वीडियोस सामने आ जाते हैं। जब शाम इन वीडियोस को देख लेता है तो इन वीडियोस में बार बार यही कहा जाता है कि एजुकेशन ट्रैप है और इंडियन एजुकेशन सिस्टम आपको गरीब बनाता है, आपको बुद्धू बनाता है। ये यूट्यूबर्स ज्यादातर स्टूडेंट्स को स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई छोड़ने के लिए मजबूर करते हैं और इन्फ्लुएंसर या फिर बिजनेस करने के लिए मोटिवेट करना चाहते हैं। आपको यकीन नहीं होगा कि कितने सारे स्टूडेंट्स ने खुद को इस एजुकेशन सिस्टम से बाहर निकालने का प्रॉमिस किया है। आप इन वीडियोस के कमेंट्स को खुद देख लो। एक सर्वे के मुताबिक 37% पेरेंट्स ने बताया कि उनके बच्चे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनने का सपना देख रहे हैं। टेक एक्सपर्ट क्रिस्टन डे लूपर ने बताया कि आजकल के बच्चे न केवल कंटेंट को देख रहे हैं बल्कि उससे इंस्पायर होकर अपनी लाइफ में उसको फॉलो करना चाहते हैं। ईशान शर्मा 22 साल की एज में उन्होंने कॉलेज से ड्रॉप आउट लिया और YouTube को फुल टाइम करियर बना लिया। I put out a story yesterday in which I talked about how I am leaving college to explore some other amazing opportunity. आज इनकी नेटवर्थ लगभग 6 करोड़ है। इतना ही नहीं, बेंगलोर में इनका खुद का घर भी है जिसकी कीमत तकरीबन 3 करोड़ रुपए है। ईशान शर्मा ही नहीं बल्कि ऐसे कई इन्फ्लुएंसर्स ने कॉलेज से ड्रॉप आउट ले लिया, जैसे कैरी मिनाटी। 15 साल की एज में इन्होंने स्कूल से ड्रॉप आउट ले लिया। कैरी मिनाटी ने अपने बाप को खुद कहा, मुझे पढ़ाई करने में कोई दिलचस्पी नहीं है, और इन्होंने भी YouTube को फुल टाइम ले लिया। 2024 में भारत के टॉप 7 सबसे अमीर यूट्यूबर्स की लिस्ट में कैरी मिनाटी का नाम है। इनकी नेटवर्थ 50 करोड़ है और 43 मिलियन सब्सक्राइबर्स इनकी चैनल पर है। आज सड़क पर चाय बेचने वाला डॉली लग्जूरियस लाइफ जी रहा है। डॉली के पास क्या कुछ नहीं है, गाड़ी, पैसा, मकान, इज्जत, शोहरत। जब मैंने डॉली के वीडियोस की कमेंट्स पढ़ना शुरू किया तो मेरी पैरों तले जमीन निकल गई। आप खुद देख लो मेरे भाई। इतना ही नहीं, पतली कमरिया से लेकर मोई मोई तक ये जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं इनको ABCD का भी नहीं पता, लेकिन फिर भी करोड़ों रुपया कमाते हैं। और दूसरी तरफ एक 20 साल का लड़का जो YouTube पर गेमिंग वीडियोस बनाकर करोड़ों रुपया कमा रहा है। अगर आपको इन गेमिंग यूट्यूबर्स की इनकम पता चलेगी तो तुम्हारे पसीने छूट जाएंगे। एक टेक्नो बंदा जो है ये एक महीने में कितना कमा लेता है? करोड़ से ऊपर। 1 करोड़ रुपए से ऊपर? डेफिनेटली। तो और कोई गेमर कितना कमा रहा है, थोड़ा बताओ इंडस्ट्री। एक हो गए टेक्नो गेमर्स, हो गया टोटल गेमिंग, हो गया, ये भी अच्छा खासा करोड़ में कमाया है। स्काउट मोटल जोनाथन, इनका भी एवरेज 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख महीने का। ठीक है, ये महीने। और ये सब कुछ जब तुम देखते हो तो तुम्हारे दिमाग में भी ये सवाल आता होगा कि फिर हम पढ़ाई क्यों कर रहे हैं? हम भी इन्फ्लुएंसर बन जाएंगे, क्योंकि 8-10 साल पढ़ाई करने के बाद आपको वही 20-30 हजार की जॉब मिल जाती है और सुबह से लेकर शाम तक रोबोट्स की तरह काम करना पड़ता है। अगर आपको यही लगता है कि इन्फ्लुएंसर बनना बेस्ट ऑप्शन रहेगा तो गिव मी फ्यू मिनट्स गाइस, आपकी बोलती बंद हो जाएगी। टेक्निकल गुरुजी कौन नहीं जानता? कुछ 4-5 साल पहले इनका चैनल इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में नंबर 1 पर था और इनके वीडियोस में मिलियंस में व्यूज आ रही थी। लेकिन आज इनकी चैनल मुश्किल से 1 लाख व्यूज पार नहीं कर पाती। ये है फैक्टेक्स और यह चैनल पूरे भारत में नंबर 1 फैक्ट चैनल हैं सब्सक्राइबर्स के बेसिस पर। लेकिन आज अगर हम फैक्टेक्स की करंट सिचुएशन की बात करें तो जहां पहले के टाइम पे फैक्टेक्स को 5 से 6 मिलियन व्यूज आते थे, वो गिरकर 5 से 7 लाख व्यूज हो गए। मास्टर भी कह दे, इससे न पढ़ना नाम है इसका। अमित भड़ाना कौन नहीं जानता? एक टाइम ऐसा था जब अमित के वीडियोस पर 30 से 40 मिलियन व्यूज आ रहे थे, लेकिन आज उनके वीडियोस
5 से 10 मिलियन व्यूज आने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। अमित भड़ाना ही नहीं बल्कि ऐसे कई यूट्यूबर्स जिनका चैनल आज डेड हो चुका है। एंड ब्रो, अगर तुम ये सोच रहे हो कि इन यूट्यूबर्स की लाइफ तो फिर भी लग्जूरियस है, गाड़ी है, पैसा है, मकान है, तो आप बिल्कुल ही गलत हो। 99% व्लॉगर्स की गाड़ियां अपनी नहीं बल्कि रेंट पर लेते हैं। अब यहाँ तक अगर तुम आए हो तो इन एजुकेशनल ट्रैप वीडियोस में आपने सुना होगा कि बिजनेस करो क्योंकि अपना धंधा करने से बहुत सारा पैसा मिलता है। तो चलिए दोस्तों, इस टॉपिक को भी गहराई से जानते हैं। मुकेश अंबानी एशिया के सबसे अमीर आदमी। इनकी नेटवर्थ लगभग 103 अरब डॉलर से ज्यादा है और अगर हम इसे इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करें तो यह 9,10,000 करोड़ रुपया बनते हैं। और आपको यह भी पता होगा कि मुकेश अंबानी ने अपने बेटे अनंत अंबानी की शादी में बहुत सारा पैसा खर्च कर दिया। इसके चर्चे पूरे इंटरनेट पर हुए। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि मुकेश अंबानी ने अपने बेटे अनंत अंबानी की शादी में पूरे 5,000 करोड़ रुपया खर्च कर दिया, जो मुकेश अंबानी की संपत्ति का 0.5% हिस्सा है। इस शादी में दुनिया भर के सेलिब्रिटीज ने शिरकत की। बॉलीवुड से लेकर क्रिकेटर्स तक इस शादी में आए। और आपको यह भी पता होगा कि यह सब फ्री में नहीं बल्कि भारी पैसा लेकर गए। जस्टिन बीबर ने छोटी सी परफॉर्मेंस के लिए 80 करोड़ रुपया चार्ज कर दिए। ये तो हुई मुकेश अंबानी की बात, लेकिन अब मैं ऐसे व्यक्ति की बात करने वाला हूं जो पूरे वर्ल्ड में अमीर तरीन इंसान है। यस गाइस, आई एम टॉकिंग अबाउट इलॉन मस्क, जिनकी नेटवर्थ 400 अरब डॉलर है। बुर्ज खलीफा, जिसको बनाने में 114 अरब रुपयों का खर्चा आया, इलॉन मस्क ऐसी 291 बुर्ज खलीफा खरीद सकता है। इलॉन मस्क के बाद दूसरे नंबर पर जेफ बेजोस का नाम आता है। इनकी नेटवर्थ 233 अरब डॉलर से ज्यादा है। जेफ बेजोस अमेजन कंपनी के फाउंडर हैं। नंबर 3 लैरी एलिसन, को फाउंडर ऑफ ओरेकल। इनकी नेटवर्थ 209 अरब डॉलर से ज्यादा है। नंबर 4 मार्क जुकरबर्ग, को फाउंडर ऑफ फेसबुक, और इनकी नेटवर्थ 200 अरब डॉलर से ज्यादा है। गाइस, इन सब सक्सेसफुल बिजनेसमैन की कहानी को सुनने के बाद आपको भी यही लग रहा होगा कि बिजनेस करना बहुत आसान है और साथ ही साथ मोटा पैसा भी मिलता है। लेकिन रुको, तो अभी तुमने असली कहानी कहां सुनी? 14 जनवरी 1996 मध्य प्रदेश के धार जिले में एक प्रफुल्ल बिल्लौरे नाम के एक बच्चे का जन्म होता है। इनके पेरेंट्स चाहते थे कि यह बड़ा होके एक अच्छी सी नौकरी करें। उनका सपना पूरा करने के लिए ग्रेजुएशन के बाद IIM से MBA करने का सोचा, लेकिन 2-3 बार तैयारी करने के बाद प्रफुल्ल बिल्लौरे को IIM नहीं मिला। तो अपने पेरेंट्स के प्रेशर में आकर प्रफुल्ल बिल्लौरे ने प्राइवेट मैनेजमेंट कॉलेज में एडमिशन ले लिया। लेकिन प्रफुल्ल का सपना हमेशा बिजनेस करने का था। इसीलिए जेफ बेजोस को प्रेरणा मानने वाले प्रफुल्ल ने उनकी तरह मैकडोनाल्ड्स में काम करने लगे। जब प्रफुल्ल को बिजनेस के बारे में थोड़ी नॉलेज हुई तो उन्होंने कॉलेज से ड्रॉप आउट ले लिया और खुद का बिजनेस करने का सोचा। फिर प्रफुल्ल ने IIM अहमदाबाद के सामने चाय की टपरी खोल दी और अपने बिजनेस का नाम मिस्टर बिल्लौरे अहमदाबाद चाय वाला यानी MBA चाय वाला। प्रफुल्ल बिल्लौरे ने पहले ऑफलाइन और फिर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस से ऑनलाइन कस्टमर्स को आकर्षित करना शुरू किया और MBA चाय वाला एक चाय की टपरी से एक ब्रांड बन गया। Let's give an energetic and warm welcome to the one and only Praful Billaure. Come, Praful Billaure. 125 करोड़ लोगों की अपनी पहचान हम बनाते ही दम तोड़ेंगे। बट MBA चाय वाले की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। प्रफुल्ल बिल्लौरे ये भी जानते थे कि कोई चाय बेचकर करोड़पति नहीं बन सकता। फिर वह लोगों से कहने लगे कि अनएम्प्लॉयड यूथ के पास सक्सेसफुल बनने के 2 रास्ते हैं, या तो वह खुद मेहनत करके जीरो से शुरू करें या तो उनके ब्रांड की फ्रेंचाइज ले लें। अब तुम्हारे और मेरे जैसे लोग आसान रास्ता ही चुनेंगे, इसलिए लोगों ने जमीन बेचकर और बैंक से लोन लेकर उनके ब्रांड की फ्रेंचाइज ले ली। लोगों का कहना था कि MBA चाय वाले ने उन्हें डेली बेसिस पर 10 से 12 हजार बिजनेस होने का वादा किया था, लेकिन हकीकत में इन आउटलेट्स को प्रॉफिट आने की जगह लॉस हुआ या फिर ब्रेक इवन यानी नो प्रॉफिट
नो लॉस। आज की डेट में ना ही प्रफुल्ल बिल्लोरे का नाम सुनने को आ रहा है और जितने भी लोगों ने उनकी फ्रैंचाइज ले ली वह सब लोग प्रफुल्ल को फ्रॉड मानने लगे। लेकिन क्या है वह रीजन जिसकी वजह से MBA चाय वाला आज सड़क पर आ गया? नंबर 1, टाइम्स ऑफ इंडिया के एक रिपोर्ट के मुताबिक चाय एज अ प्रीमियम बिजनेस के लिए सक्सेसफुल नहीं है। क्योंकि देखो, अगर आपको अपनी गर्लफ्रेंड को डेट पर ले जाना है तो क्या आप उसे चाय जैसी चीज सर्व करोगे? नहीं ना, आप चाय के बजाय पिज्जा, कॉफी या फिर बर्गर जैसी चीज पसंद करोगे। चाय तो बस चाय है। नंबर 2, देखो, भारत में चाय की बिजनेस में सबसे ज्यादा कंपटीशन है, जिसकी वजह से इस बिजनेस में सरवाइव कर पाना बहुत मुश्किल है। रोड साइड चाय वाले 10 या 20 रुपए में चाय देते हैं। दूसरी तरफ प्रीमियम ब्रांड्स 80 या 200 रुपए चार्ज करते हैं, जो हर किसी के लिए अफोर्डेबल नहीं होता। मेरे भाई, अगर आज इलॉन मस्क, बिल गेट्स ने चाय की बिजनेस शुरू कर दिया होता तो क्या यह लोग इस मुकाम पर होते? नहीं, क्योंकि इनको पता था कि मार्केट में क्या चीज वर्क करेगी। बिल गेट्स हर साल लगभग 50 किताबें पढ़ लेते हैं, मतलब तकरीबन हर हफ्ते एक किताब। एलोन मस्क बचपन में 10 घंटे पढ़ाई करते थे। स्पेस एक्स की शुरुआत से पहले उन्होंने रॉकेट साइंस के कॉन्सेप्ट्स पढ़ाई के थ्रू समझे। एलोन मस्क का कहना है स्पेस एक्स, टेस्ला और AI जैसी कंपनियों की सफलता का राज उन्हें किताबें पढ़ने से मिला। और दूसरी तरफ हमारे MBA चाय वाले ने कॉलेज से तो ड्रॉप आउट ले लिया, लेकिन बिजनेस का ABCD का भी पता नहीं था। इनका बिजनेस शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। इलॉन मस्क और बिल गेट्स जैसे लोग पागल नहीं हैं कि यह इतनी सारी किताबें पढ़ लेते हैं। इनको पता है कि नॉलेज सबसे बड़ी चीज है जो हम जैसे लोग नहीं समझते। अब तुम फिर से कहोगे कि भाई मुझे बिजनेस करना ही नहीं, क्योंकि इसमें बहुत ही ज्यादा रिस्क है, मुझे इस लफड़े में फंसना ही नहीं है, मैं कोई सरकारी नौकरी करूंगा क्योंकि उसमें बहुत ही ज्यादा चांसेस हैं। तो चलो इसी टॉपिक पर बात करते हैं। आप किसी स्कूल या फिर कॉलेज में पढ़ाई कर रहे होंगे और हर एक रूल को फॉलो कर रहे होंगे, 70% से ज्यादा अटेंडेंस मेंटेन कर रहे होंगे और ना चाहते हुए भी किताबों को मेमोराइज कर रहे होंगे, इस उम्मीद में कि कल को आपको एक अच्छी नौकरी मिल जाएगी और आप अपने सपने पूरे करोगे और खूब सारा पैसा कमाओगे। आपके पास गाड़ी होगी, पैसा होगा, मकान होगा, लेकिन रियलिटी आपको पता है? एक रीसेंट रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया में 80% से ज्यादा इंजीनियर्स बेरोजगार हैं, क्योंकि उनके पास अब के जमाने के एम्प्लॉयर्स के लिए टेक्निकल स्किल नहीं है। दूसरा रिपोर्ट कहता है कि पिछले 5 सालों में बेरोजगारी के कारण 21,000 लोगों ने जान ले ली। एक और रिपोर्ट के अनुसार 93% MBA ग्रेजुएट्स बेरोजगार हैं। बेरोजगारी आज के दिन देश का सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है। इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024 के अनुसार देश में हर 3 में से 1 युवा बेरोजगार बैठा है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट 29.1% पहुंच चुका है, वो भी उन लोगों में जिनके पास एक ग्रेजुएट डिग्री ऑलरेडी है। कि उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा बेरोजगार युवाओं का राज्य बन चुका है। In the year 2000, around 35% of Indian youth were unemployed. By 2022, the number almost doubled. The ILO says about 65% of the youth in India are jobless. 65%. How did this happen? एंड अगर आपको नौकरी मिल भी जाती है तो वही 20,000 रुपया आपको सैलरी मिलती है, जो अमेरिकन ड्राइवर की सैलरी से बहुत ही ज्यादा कम है। तो देख लो भाई, अमेरिका में एक ट्रक ड्राइवर है ना, अभी स्लो चल रहा है काम, मंदे में 10 से 12, मतलब इंडिया का मोटा मोटा 10 लाख रुपए कमा रहे हैं। आप 30,000 की सैलरी से घर का खर्चा, बच्चों की फीस और खुद का खर्चा नहीं उठा सकते हो और फिर आप बैंक से लोन लेते हो। ये सब कुछ होने के बाद आपको एक डर बार बार सताता रहता है कि कहीं मुझे जॉब से निकाल ना दे, वरना मैं सड़क पर आ जाऊंगा। आप सुबह चुपचाप करके जॉब पर चले जाते हो और रोज आपको अपने बॉस की डांट खानी पड़ती है। फिर आप खुद को अकेले करते हो और ऊपर वाले से यही प्रार्थना करते हो कि मुझे ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए। धीरे धीरे आप बूढ़े हो जाते हो तो आप खुद को बार बार यही कहते रहते हो कि शायद मेरी किस्मत में यही लिखा था और मैं अमीर नहीं बन पाया। लेकिन रियलिटी में इस एजुकेशन सिस्टम को बना ही इसीलिए गया था कि आप एक माइंडलेस ओबीडिएंट वर्कर बनो और सुबह से लेकर शाम तक काम करो और इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर लो और कोई सवाल जवाब ना करो। तो आइए जानते हैं इस एजुकेशन सिस्टम की शुरुआत आखिर कहां से हुई।
साल होता है 1806। नेपोलियन और प्रशियन आर्मी के बीच वॉर होता है और प्रशियन की आर्मी ताकतवर होने के बावजूद भी हार जाती है। प्रशियन लीडर्स हैरान हो जाते हैं कि आखिर वन ऑफ द बेस्ट आर्मी के साथ हम कैसे हार गए। बहुत सोचने के बाद उन्हें पता चला कि उनकी आर्मी वॉर के दौरान अपना दिमाग चला रही थी, जबकि नेपोलियन की आर्मी सिर्फ अपने सुपीरियर्स की सुनती थी। अब प्रशियन लीडर्स ने एक सिस्टम बिल्ड किया। इस सिस्टम का मेन पर्पस यही होता है कि सोल्जर बस उतना ही करें जितना उनसे कहा जाए और कोई सवाल जवाब ना करें। और इसके लिए बेस्ट तरीका यही था कि उन ब्रेन्स को कंट्रोल करना जो ब्रेन्स खुद डिसीजन नहीं ले सकते, यानी जिन्हें सही और गलत का कुछ पता नहीं। इन्हें जो भी कहा जाए ये उसको बिना सोचे समझे फॉलो करेंगे। और 8 साल के लिए एक सिस्टम बिल्ड किया जाता है, द प्रशियन एजुकेशन सिस्टम। इस सिस्टम में 5 साल से लेकर 13 साल तक हर एक सोल्जर का एजुकेशन कंपलसरी रखा जाता है और इसका मेन मकसद यही होता है कि इनकी आर्मी इनके सुपीरियर्स के ऑर्डर्स को फॉलो करें और कोई सवाल जवाब ना करें, यानी प्रशियन लीडर्स माइंडलेस ओबीडिएंट सोल्जर्स प्रोड्यूस करना चाहते थे। The Prussians established the first public education system, and the reason they did it was because the Prussian emperor wanted to produce obedient soldiers. Disciplined, obedient soldiers. Now, I don't want to get cynical about that because in a society that requires a military, disciplined people who can follow rules are arguably necessary. Now, obviously, that can go very badly, but ये सब कुछ जब हो रहा था तो इसके दौरान कुछ और भी चल रहा था। 1760 से लेकर 1840 में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पीक पर था। फैक्ट्रीज में मशीन्स का यूज किया जाता था, लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या था? कार्यकर्ताओं की कमी। और प्रशियन एजुकेशन सिस्टम के बारे में जब पूरी दुनिया में खबर फैल गई तो हर एक मुल्क ने अपना एजुकेशन सिस्टम प्रशियन एजुकेशन सिस्टम के मॉडल पर बना लिया। इस बार इस एजुकेशन सिस्टम में स्टूडेंट्स के दिमाग में यह डाला गया कि पढ़ाई खत्म करो और किसी फैक्ट्री में मजदूरी करो। इस प्रशियन एजुकेशन सिस्टम को हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम के साथ डायरेक्ट कनेक्शन है, लेकिन उससे पहले हम जानेंगे कि पहले हमारे भारत में किस तरह का एजुकेशन हुआ करता था। हमारे इंडिया में ब्रिटिशर्स के आने से पहले गुरुकुल एजुकेशन हुआ करता था, जहां सभी बच्चों को फ्री में पढ़ाई करने का मौका मिलता था। गुरुकुल एजुकेशन में ये सब कुछ पढ़ाया जाता था, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, मेडिकल ट्रीटमेंट, एनिमल हस्बेंड्री, मार्शल आर्ट्स, स्पोर्ट्स, डिबेट, कुकिंग और बहुत कुछ। लेकिन जब ब्रिटिशर्स हमारे इंडिया में आए तो उन्हें हिंदी नहीं आती थी और हमारे भारतीयों को अंग्रेजी नहीं आती थी। फिर ब्रिटिशर्स ने सन 1835 में थॉमस बैबिंगटन मैकॉले को इंडिया में भेजा। उन्होंने हमारे गुरुकुल एजुकेशन को पूरे तरीके से बदल दिया और इंग्लिश एजुकेशन जारी किया गया। और हाँ, यह एजुकेशन सिस्टम प्रशियन एजुकेशन सिस्टम पर बेस्ड था। हमारे भारतीयों को लगा कि ब्रिटिशर्स हमें इंग्लिश सिखाना चाहते हैं, लेकिन रियलिटी में मैकॉले पता है क्या चाहता था? तो सुनो, जो लोग जन्म और शक्ल सूरत से तो इंडियन होंगे, लेकिन उनकी सोच, पसंद, नीति और दिमाग की अप्रोच बिल्कुल इंग्लिश वाली होगी। फिर पता है क्या हुआ? ब्रिटिशर्स ने इंडियंस को टिश्यू पेपर की तरह यूज किया। उन्होंने हमें नौकर बना दिया, सुबह से लेकर शाम तक रोबोट्स की तरह काम करवाया। एंड गाइज, आप यकीन नहीं करोगे, हमारी आज़ादी को 77 साल हुए, आज भी हम वही प्रशियन एजुकेशन सिस्टम फॉलो कर रहे हैं। नाउ व्हाट इज द सॉल्यूशन? इतनी लंबी कहानी मैंने आपको सुनाई, अब सॉल्यूशन भी तो सुनो। गाइज, अगर मैं आपसे कहूं कि आप फ्यूचर में क्या बनना चाहते हैं, तो आप में से 99% स्टूडेंट्स का जवाब होगा डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट या फिर कोई गवर्नमेंट जॉब। और यह भी मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप में से कोई ग्राफिक डिजाइनर, स्टैंड अप कॉमेडियन, क्रिकेटर, लोगो डिजाइनर, वीडियो गेम डिजाइनर, इवेंट्स मैनेजर या एथिकल हैकर नहीं बनना चाहता, क्योंकि आजकल तो हर कोई IIT की तैयारी कर रहा है। मेरे फ्रेंड ने भी IIT की तैयारी की है, मैं पीछे क्यों रह जाऊं? बस यही आपकी सबसे बड़ी गलती है। आप दूसरों से देखकर करियर चूज कर लेते हो, यानी आप एक ऐसी रेस दौड़ रहे हो जहां ऑलरेडी हजारों लोग फिनिश लाइन तक पहुंच चुके हैं। लेकिन फिर भी अगर आपने अपने पेरेंट्स को इंजीनियर की जगह ग्राफिक डिजाइनर बनने को कहा, तो वहां से जूते चप्पल के साथ यह भी सुनना पड़ेगा,
अरे हंसेंगे लोग। पेरेंट्स को अपने बच्चों को करियर चूज करने के लिए फ्रीडम देना चाहिए, नहीं तो आपके बच्चे गलत करियर के चक्कर में कोई गलत कदम उठाने पर मजबूर हो जाएंगे। लेकिन क्या सिर्फ पेरेंट्स को ही सुधरना चाहिए? तो जवाब है नहीं, गवर्नमेंट को भी एक बड़ा कदम उठाना पड़ेगा। नंबर 1, स्कूल और कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करना होगा। नंबर 2, स्टूडेंट्स को अलग अलग करियर के बारे में जानकारी देनी होगी। नंबर 3, टेक्निकल एजुकेशन की बहुत जरूरत है। एक रीसेंट रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया में 80% इंजीनियर्स बेरोजगार हैं, क्योंकि आजकल के एम्प्लॉयर्स को टेक्निकली स्किल्ड इंजीनियर्स चाहिए। और यह भी जान लो, स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई के साथ घर में किताबें पढ़ लो, बिजनेस के बारे में सीखो, मार्केटिंग कैसे की जाती है, भारत की हिस्ट्री पढ़ लो, बड़े बड़े राइटर्स की बुक्स पढ़ना शुरू करो। इससे ये होगा कि इन फ्यूचर अगर आपको जॉब मिल भी न जाए तो भी आप एक छोटा सा बिजनेस कर सकते हो। एक और चीज, कोई भी स्किल सीखो, जैसे ग्राफिक डिजाइनिंग, ऐप डेवलपमेंट, लोगो डिजाइनिंग, इवेंट मैनेजमेंट, जिस भी चीज में आपको इंटरेस्ट है वह सीखो। एंड अगर तुम इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हो तो कोई बात नहीं, आप पार्ट टाइम कर सकते हो, लेकिन यह भी जान लो, आप रातों रात करोड़पति नहीं बन सकते। आपको 4-5 साल देने ही पड़ेंगे। सोच समझकर फैसला करना। तो अभी तक हमने क्या सीखा? नंबर 1, सही करियर चूज करना। नंबर 2, नॉलेज गेन करना। नंबर 3, कोई भी स्किल सीखना। नंबर 4, इन्फ्लुएंसर बनना, जैसे यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, लेकिन पार्ट टाइम। एंड कंग्रेचुलेशंस गाइज, आपने वह सीख लिया जो यूट्यूब पर शायद आपको कोई भी नहीं बताएगा। और इस वीडियो को मैं यही एंड कर देता हूँ। बहुत मेहनत लगी है गाइज। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कर दो ताकि सबको जानकारी मिले। और मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय।